कामगम यानी कि काम की वो अवस्था जहाँ तक पहुँच पाना भी बहुत लोगों के लिए असंभव है। कामगम एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ अपनी आप वासना से निकलकर अपने सहस्त्रार यानी कि साधना की तरफ बढ़ते हो और फिर मोक्ष की तरफ। तो आज मैं आपको इसी किताब को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा है कामागम प्रेम और रतिकला पर आधारित एक नवशास्त्र है। यहाँ पर काम और तांत्रिक एवं मानव मानसिक विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। हो भी सकता है कि इसको पढ़ने के बाद आप कामागम तक ना पहुंच पाओ, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपके वर्तमान विचार जो काम के बारे में हैं वो ज़रूर बदल जाएंगे। तो ये किताब मैंने बहुत सारे पारंपरिक ग्रंथों से, पुराने ग्रंथों से जो जानकारियाँ मिलती हैं उनको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके बनाई है। ये खैर उस किताब का विशेष भाग है। जो मेन किताब है वो थोड़ी अलग है, लेकिन ये भी उसके साथ ही है। उसको पढ़ने के बाद इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर चेतावनी भी मैंने दी है कि इस किताब को पढ़ने के बाद इसमें जो नियम आपको बताए गए हैं वो आप अपनी समझ के आधार पर ही उपयोग करें, क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं जो शायद आम लोगों के करने लायक नहीं हैं। यानी कि जो साधक और साधनाओं को करने वाले व्यक्ति हैं वही उन नियमों का पालन कर सकते हैं या फिर उन वो जो चीज़ें बताई गई उन प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। मानव शरीर का सबसे रहस्यमय द्वार उसकी कामेच्छा। स्त्री पुरुष दोनों प्रकृति की ऊर्जा के रूप हैं, एक आकर्षण दूसरा उसकी पूर्ति। एक अध्याय न केवल शारीरिक संरचना को बल्कि मनोवैज्ञानिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी दोनों के बीच में भेद उजागर करता है। सौंदर्य और रहस्य की मूर्ति है। स्त्री का तन, उसकी ऊर्जा ही पुरुष को बांधती है। उसकी दृष्टि, उसकी चाल, उसके संकेत बड़े अस्त्र होते हैं जो सृष्टि की जननी हैं। केवल शरीर से नहीं अपितु काम शक्ति से भी। उसकी नाभि, जंघा, स्तन और दृष्टि, ये सब केवल शरीर के अंग नहीं बल्कि चेतना को आकर्षित करने वाली केंद्र हैं। यानी कि इस किताब में पूरा तांत्रिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताया गया है, ना कि जो मानव का व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है उसे दर्शाया गया है। अब जो अगम है वो यहाँ पर स्त्री के बारे में बताने के बाद पुरुष की बात करते हैं। यंत्र नहीं, ऊर्जा का वाहक, जो कि अपने शुक्र के रूप में ऊर्जा को लिए रहता है, अपने वीर्य के रूप में, अपनी इच्छाओं के रूप में। पुरुष को केवल इच्छाओं से भरा हुआ देखा जाता है, परंतु वास्तविकता में वह स्त्री की ऊर्जा का प्रतिवर्ती स्रोत है। वह जितना स्त्री को समझेगा उतना ही स्वयं की उन्नति करेगा। और जब पुरुष केवल भोग की दृष्टि से स्त्री को देखता है तो वह स्वयं भी निम्नता में गिरता जाता है। ये आप सब देख ही रहे हैं, जो अभी जिस तरह का चल रहा है माहौल, उसमें ये सिद्ध होता है कि अगर आप इस तरह के चीज़ों को करते तो आप अपने निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं, आपकी सारी ऊर्जाएं लॉक हो जाती हैं। लेकिन जब वह उसे देवी के रूप में अनुभव करता है तो उसकी कामेच्छा भी साधना बन जाती है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देके उसको गलत वे में मत लेना। जो रामकृष्ण थे वो अपनी पत्नी को माँ काली के स्वरूप में भी पूजते थे, ऐसा मैंने सुना है। हालांकि ये हो भी सकता है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, पर यह मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को जब वे साधना करते थे तो एक मूर्ति के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में वहाँ पे रख के उनकी पूजा वे किया करते थे इस तरह से। और जहाँ पर माँ कामाख्या की पूजा होती है आसाम के अंदर जो शक्तिपीठ है, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ों को अनुभव किया जा सकता है। वही यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इसके आगे स्त्री के अंगों का तांत्रिक रहस्य मैंने बताया है। तंत्र योग शास्त्र में केवल स्त्री शारीरिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में देखा गया है। उसके प्रत्येक अंग विशिष्ट कंपन होता है जो पुरुष की चेतना को संपादित करता है। यही स्त्री के प्रमुख अंगों के पीछे छिपे तांत्रिक रहस्यों को स्पष्ट करता है। केश, नेत्र, ओष्ठ, स्तन, नाभि, जंघाएं, अंत में योनि, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। हमें एक एक करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। केश जो केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं अपितु मोहिनी शक्ति के वाहक हैं। वे खुले होते हैं तो उनका स्पंदन पुरुष की आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। उसकी आँखें
आकर्षण का सबसे पहला द्वार है, शास्त्र कहते हैं स्त्री की दृष्टि। मंत्र होता है, वह चाहे तो आंखों से वशीकरण कर सकती है। ओष्ठ, तंत्र मानता है कि स्त्री के ओष्ठों का आकार, गति उसकी भीतर की रति कला की परिपक्वता दर्शाता है। चुंबन के समय होठों से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। स्तन केवल मातृत्व के लिए नहीं, रति के समय हृदय चक्र को सक्रिय करते हैं। जो कंपन वह स्त्री और पुरुष की ऊर्जा को आकर्षित कर उसे स्थिर बनाता है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल भी शारीरिक या काम इच्छा को जागृत करने के लिए किताब नहीं लिखी गई जैसा कि आजकल किया जा रहा है। ये पूर्णतः आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण दिखाने के लिए लिखा है मैंने। नाभि, नाभिकीय ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। काम क्रिया के समय वो मूलाधार। स्वादिष्ठान, चक्रों के बीच ऊर्जा, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा का केंद्र है। काम क्रिया के समय वो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों के बीच ऊर्जा का संतुलन स्थापित करती है। जंघाएं, कटिभाग, शक्ति का लय केंद्र है। जंघाओं का आंदोलन पुरुष के बीज को स्थायित्व देता है। कटी का भाग लयात्मक है। हिलना तंत्र में रति कला की मधुरता का प्रतीक है। योनि, महायंत्र, तंत्र में से महायंत्र कहा गया है। ब्रह्मांडी सर्जन का द्वार, केवल भोग का स्थान नहीं बल्कि साधना की उच्चतम भूमि। योनि को अपवित्र मानना स्वयं चेतना को तिरस्कृत करना है। स्त्री के बाद अब पुरुष के अंगों का रहस्यमय ऊर्जा और उसके तांत्रिक दृष्टिकोण के बारे में मैंने बात की है। लिंग प्रजापति का अस्त्र है। तंत्र लिंग को केवल भोग का साधन नहीं मानते, ब्रह्मांडी चेतना सूक्ष्म प्रतीक है। जब पुरुष लिंग को केवल वीर्य निष्क्रमण का साधन न मानकर ऊर्जा संचार का स्रोत मानता है तो वह स्त्री को केवल स्पर्श नहीं बल्कि आत्मिक तृप्ति भी दे सकता है। अब यहाँ पर ये श्लोक है काम तंत्र से। यंत्र लिंग न लिंग तंत्र ब्रह्म यत्र योनि तंत्र शक्ति संभोगेन तत् योग लभ्यते शिव शक्ति। अब पुरुष के भी यहाँ पर जंघाओं और कटी क्षेत्र के बारे में बात की गई है। जंघाओं की मजबूती, कटी की भाग, लचीलापन स्त्री को स्थिरता देता है, स्त्री का संतुलन अनुभव देता है। जब पुरुष अपनी गति को नियंत्रित करता है तो वह केवल भौतिक नहीं आध्यात्मिक रति का रूप लेता है। स्वर और श्वास, जो कि योग क्रियाओं में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तंत्र कहता है कि पुरुष धीमी गति, गूंजती आवाज़, स्थिर श्वास स्त्री की ऊर्जा को संतुलित कर प्रेम में बोले गए शब्द, रति के समय निकली ध्वनि वातावरण को ऊर्जा से भर देती है। अब यहाँ पर वैसी और कुछ बातें ऐसे बताई गई हैं जो आप बुक में विस्तार से पढ़ सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि तंत्र रतिकला पुरुष को एक साधक बनाती है, केवल भोगी नहीं। वह जानता है कि हर अंग, हर छुअन, हर दृष्टि ऊर्जा का आदान प्रदान है। ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा आदान प्रदान हो रही है एक दूसरे में, स्वयं शिवत्व को प्राप्त करता है। और फिर से यहाँ पर स्त्री को थोड़ा और विस्तार से बताया गया है। स्त्री देह के बारे में रहस्य समान तंत्र कहता है कि स्त्री देह ब्रह्मांड की प्रति छाया है, वो पूरा ब्रह्मांड है। उसे सर्जन, संवेदना, शक्ति की त्रिवेणी एक साथ बहती है। जब कोई पुरुष देह, केवल देह नहीं देवी के रूप में स्त्री को देखता है तो वह सच्ची रति कला का साधक बनता है। वक्ष स्थल, स्तन प्रेम और मातृत्व का प्रतीक स्रोत हैं। स्तन केवल कामोत्तेजना के लिए नहीं, ऊर्जामय बिंदु हैं। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है प्रेम पूर्ण स्पर्श से स्त्री का हृदय चक्र खुलता है, अनाहत चक्र, जिससे वह केवल शारीरिक नहीं भावात्मक रूप से जुड़ती है। स्तननयो स्पर्शननेव हृदय खलु विस्फुरेत तत्र भावना यत्रेव तत्र सिद्धि स्थिता सदा। नाभि के बारे में फिर से यहाँ पर मणिपुर चक्र जहाँ होता है हमारे 7 चक्रों में से, उसके बारे में बताया गया है। स्पर्श या चुंबन किया जाता है तो वह आत्मिक स्तर तक उत्तेजित होती है। आत्मिक स्तर तक मतलब जो सहस्त्रार की चेतना तक। जंघाएं, स्थिरता और आकर्षण, स्त्री की जंघाओं में शक्ति, आकर्षण दोनों का संचार होता है। वो मूलाधार चक्र जहाँ पर होता है उसका जो है प्रदर्शन करती है। केवल रति देह तक सीमित नहीं रहती बल्कि ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का अनुभव देती है, ऊर्जा ऊपर उठती है। जनन प्रदेश या योनि क्षेत्र, सृष्टि का द्वार जहाँ से नई
आत्मा जो है संसार में आती है। ये क्षेत्र केवल कामेच्छा का नहीं, सृजन तांत्रिक शक्ति का केंद्र है। तंत्र कहता है कि योनि केवल शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जामय यंत्र है जो पुरुष को केवल आत्मिक स्तर तक ग्रहण कर सकती है। योनि चिंतन योग ने देव रूपेण संस्थिताम न स्पर्श केवल तत्र भावस्य ध्यान समाहित। फिर आगे और यहाँ पर कंठ के बारे में बात की गई है। पुरुष प्रेम पूर्वक चुंबन करता है तो वह रति क्रिया से पहले मन की बाधाओं को हटाता है। पूर्व रति का द्वार है जहाँ देह नहीं संवाद प्रमुख होता है। जब आप इस रूप में देखने लगते तो आपकी कामेच्छाएं धीरे धीरे संतुलन में आ लगते हैं। जिन लोगों को इसके आगे नेत्रों की बात की गई है कि यह दृष्टि बाण है। अब यहाँ पर आगे और ऐसी ही कुछ बातें बताई गई हैं, जिससे चरण या पैर के बारे में। तंत्र में चरण स्पर्श को प्रणति और सेवा का भाव माना गया है। जब कोई साधक स्त्री के चरणों को छूता है, देखिए यह चूमता है, उसमें अहम का लय प्रेम का उदय होता है। यह क्रिया और उसी तरह आगे और भागों के बारे में, जैसे पीठ सुरक्षा और समर्पण का भाव देता है, उसे बताता है कि वह अकेली नहीं है। तंत्र में वात्सल्य स्पर्श कहा गया है। पीठ को छूना, धीरे धीरे हाथ फेरना उसे सुरक्षा का और समर्पण का भाव देता है। चरण पैर सेवा प्रेम की अभिव्यक्ति। तंत्र में चरण स्पर्श को प्रणति और सेवा का भाव माना गया है। जब कोई साधक स्त्री के चरणों को छूता है या चूमता है तो वह अहम का लय प्रेम का उदय होता है। यह क्रिया आत्मिक एकत्व की दिशा में पहला कदम है। जब आप इन चीज़ों को आत्मसात करते जाते हो तो समझ में आता है आपकी कामेच्छा खत्म हो रही है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपकी सोच अब कितनी अलग हो चुकी होगी इसको पढ़ने के बाद। आप इस बुक को एक बार पूरा पढ़ लेते हो तो आपका जो नज़रिया है रति के बारे में, काम के बारे में, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ से हमें मालूम चलता है कि शास्त्रों में कितने कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हमको कितना कुछ अच्छा सिखा सकती हैं या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को कितना चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए लोग प्रस्तुत करते हैं। फिर से यहाँ पे कंधे, बाहें, वक्षस्थल, छाती, ऊर्जा और अहम का केंद्र, इस तरह की बातों को, पेट को बताया गया है। लेकिन ये बुक उसको पढ़ने के बाद उसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि उसमें कुछ और अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये वैसी और चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। पुरुष स्त्री की और गर्दन झुकाता है, वो उसे चूमता है तो केवल प्रेम नहीं, उससे स्वीकृति आकर्षण का भाव देता है। अब यहाँ पर एक भी चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा है। जैसे वीर्य जीवन सत्व का अर्थ है। वीर्य को शुक्र कहा गया है, केवल गर्भ का बीज नहीं बल्कि पुरुष की ऊर्जा की अंतिम बूंद है। स्त्री जब ऊर्जा को आदर से प्राप्त करती है तो आत्मिक संतोष पहुंचा सकती है। देह गंध और पसीना असली कामरस। स्त्री के लिए पुरुष की स्वाभाविक गंध भी रति का भाग है। यह उसकी पहचान, उसके आकर्षण, उसके जीन की शक्ति को दर्शाती है। पुरुष का पसीना सच्चे प्रेम और श्रम से जुड़ा होता है। वह स्त्री को देवता जैसा अनुभव कराता है। इसीलिए तंत्र के कई भागों में रति का ऐसा प्रयोग है, ना कि वैसा जैसा आप समझते हैं या फिर बाकी लोग उसको समझाते हैं और बताया जाता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। यह एक काम से समाधि की यात्रा कर सकता है जब वह तांत्रिक वाद्य एक प्रेम का यंत्र समझकर अपने देह को यानी कि शरीर को उपयोग करता है। यहाँ पे बार बार आपको समझाया जा रहा है कि जो चीज़ आप समझते हैं स्तनों के बारे में या फिर किसी भी अंग के बारे में, है ना, क्योंकि अंगों को देख कर ही हमारी आँखें ही उनको देख देख के काम इच्छा उत्पन्न करते हैं, तो वो वैसा साधन नहीं है। उनका असली मतलब क्या है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। फिर से यह योनि, स्तन, जंघों, कंधे, पीठ आदि के बारे में अलग अलग चीज़ें बताकर आपके पर्सपेक्टिव को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर फिर कुछ निर्देश, यानी कि जैसे तंत्र की कुछ प्रक्रियाएं बताई जाती हैं शिष्यों को, वैसे बताई गई है। रति की शुरुआत करने से पहले पुरुष 1 मिनट तक स्त्री की आंखों में देखे तो संपर्क मात्र से ऊर्जा का प्रवाह जागता है। जब पुरुष उसकी सांसों
की लय को समझकर अपनी गति को संयोजित करता है तो तालमेल से त्रिकाल तक पहुंचती है। भाव रतिकला की आत्मा, ये आप आगे खुद ही अपने से पढ़ के समझ सकते हैं। मैं मेन चीज़ें आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि इस बुक में आखिर क्या है, जो मैं इस बुक को इतना प्रमोट कर रहा हूँ या फिर ये बुक मैंने लिखी। फिर से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग भाग के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि तंत्र में इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती। तांत्रिक संकेत, रहस्य। तंत्र के अनुसार स्त्री के रति केंद्रों पर विशिष्ट मंत्र और मुद्राएं लगाने से उसकी ऊर्जा तीव्र और दिव्य हो जाती है। ये तांत्रिक पार्ट है, ये आपके लिए नहीं है। जैसे ललाट बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, वहाँ पर एम बीज मंत्र, और नाभि आकर्षण का केंद्र है, वहाँ पर क्लीम बीज मंत्र इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर स्त्रियों के बारे में कुछ और बातें बताई गई हैं। काफला श्लोक, ये एक स्त्री अनेक रूपों को धारण कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री एक इस प्रकार ही की है या फिर वो इस प्रकार की है, वो उसका अलग अलग समय से अलग अलग समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार भाव हो सकता है। अब डाकिनी का मतलब यहाँ ये नहीं कि कोई डाकिनी पुरुष की ऊर्जा को जागृत कर सकती है। तीव्र और रहस्यमय स्वभाव, डाकिनी जो आप समझते हैं वो नहीं है, तंत्र में इसका मतलब अलग है। शाकिनी, मधुरवाणी, रसयुक्त स्पर्श, मानसिक रति का विशेषज्ञ। फिर योगिनी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि उसका आचरण स्त्री का कैसा होगा। ऊर्जात्मक रति में दक्ष, ध्यान रति का संगम कर सकती है। भूमि शक्ति का, पृथ्वी तत्व से जुड़े स्त्री स्थायित्व संतुलन की मूर्ति है। इसके आगे कुछ और बातें बताई गई हैं। अब समय अनुसार कि कौन सा समय किस प्रकार माना जाता है या फिर उसका क्या महत्व है। 8 बजे से 10 बजे, 12 बजे से मध्य रात्रि, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, या फिर यहाँ पर जो वो होते हैं मौसम होते हैं या फिर जो ऋतुएं होती हैं, वसंत, वर्षा, शरद, उनके बारे में बताया गया है। उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं, चंद्रमा की स्थिति और बाकी शास्त्रार्थ चीज़ें हैं। वो आप अगर ज़्यादा नहीं भी समझे तो भी ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको ये भी पड़ेगा। देखिए, विधियाँ समझाई गई हैं, जैसे किसी पूजा को या फिर साधना को करने की विधि होती है, इसकी भी हम एक साधना के रूप में देखें, लेकिन ये तांत्रिक या फिर साधकों के लिए प्रयोग में है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस किताब के ऊपर आपका क्या मानना है, क्या विचार है? क्या मैंने इसमें कुछ चीज़ें अगर गलत लिखी हैं तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। इसमें आगे औषधियों के बारे में बताया गया है, या फिर मानसिक उपाय जो मानसिक रूप से अशक्त हो जाते हैं देखकर, या फिर जो इन प्रकार की क्रियाओं को करने में मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। प्रकृति के बारे में बताया। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में, कामेच्छा की प्रकृति के बारे में, सबके बारे में, औषधियों के बारे में बताया गया। लेकिन औषधियों का प्रयोग आप तभी करें किसी जानकार वैद्य से पूछकर। ये मैंने ऊपर ही बोल दिया है, जहाँ पर मैंने चेतावनी दी कि औषधियों ये सब चीज़ों का प्रयोग आपको बिना सोचे समझे नहीं करना है। सिर्फ इस किताब में पढ़कर, वो केवल मैंने जानकारी के लिए बताई है और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। कोई जो अच्छा वैध हो या फिर पुरुष यौन सुख तभी पूर्ण होता है जब वो इच्छा अनुसार स्खलन कर सके। अब शीघ्र स्खलन न केवल आत्मविश्वास तोड़ता है बल्कि स्त्री को असंतोष देता है। अब वो जो असली रियल प्रॉब्लम जिन्हें आप समझते हैं, उस अभी जो मानसिक प्रॉब्लम है, स्खलन, शीघ्र स्खलन न केवल आत्मविश्वास तोड़ता है बल्कि स्त्री को असंतोष देता है, उस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके लिए अनेक प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं और मुद्राओं का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो औषधियाँ बताई गई उनका प्रयोग ना करें। और प्रकार की चीज़ें यहाँ पर सब कुछ एकदम विस्तार से समझाया गया है। देखिए, वसंत ऋतु स्त्री व पुरुष दोनों की कामेच्छा अत्यधिक होती है वसंत में, और ग्रीष्म में शिथिल। हर चीज़ें जो शास्त्रों में समझाई गई उन्हें यहाँ पर
मैंने ला करके एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो आप मुझे इस बुक पे अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये तो बुक का केवल एक ही पार्ट है, उसका एक और पार्ट है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा अपने इंस्टा पे। आप जो हमारा पेज है उसको फॉलो कर लेंगे, वहाँ पर मैं शेष ज्ञान पर आपको दिखा दूंगा। उसका दूसरा पार्ट भी मैंने डाल रखा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से मैंने दिखा रखी है, तो आप उनको देख करके समझ सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर ये जो बुक है वो आपको कैसी लगी जो मैंने बनाया है, उसके ऊपर आप मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए क्या कुछ इसमें गलत है, या फिर कुछ ऐड करना रह गया, या फिर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, वो भी आप मुझे समझा सकते हैं, या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बिल्कुल हमारे हाथ में है अभी, क्योंकि मैंने ऐसा रखा है कि मैं इसको कभी भी चेंज कर सकूँ। तो आप जैसा बोलेंगे मैं उस वे से इसको चेंज कर दूंगा अगर आप चाहेंगे। लेकिन देखिए, इसमें कोई भी फालतू चीज़ें मैंने ऐड नहीं की, जो कि आजकल के ग्रंथों में होता है कि इस तरह का आलिंगन, ये से ऐसे ऐसे, वो भी है, पर वो उस तरीके से नहीं है जैसा अभी के जो ग्रंथ हैं उनमें समझाया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, रति के बाद व्यवहार, पुरुष को तुरंत नहीं हट जाना चाहिए, गले से लगाना चाहिए, ताकि ये वही है जो मैंने ऊपर समझाया था कि किस प्रकार से भाव आपको रखने चाहिए। हाथ फेरना, उसे निहारना, यही रति की पूर्णता है। चरण को प्रेम विश्रांति कहा जाता है। फिर रति क्रिया से पहले भाव संवाद, प्रेम पूर्वक स्पर्श, आंखों में देखकर संवाद करना। एक और इम्पोर्टेंट चीज, उपसंहार, स्त्री को गले लगाकर रति क्रिया का समापन करें, उसकी आत्मा को सुकून देता है। रति क्रिया में के बाद संवाद बनाए रखें। ये जो चीज़ें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से वो, है ना। अंतिम खंड, आगामी खंडों में सम्मिलित होने वाले दुर्बलतम अदृश्य विषय, जो मैं मतलब अगर आपको ये किताब अच्छी लगेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको अप्रिशिएट करेंगे, तो हम इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लाएंगे, कामागम खंड 2, मतलब इसका पार्ट 2, इस है ना, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में मैं उसमें विस्तार से बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए इस बुक का, ना कि इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी, क्या मैंने इसमें कुछ गलत लिखा या सही लिखा, वो भी आप मुझे समझा सकते हैं। या फिर ये आजकल के जो ग्रंथ वैसे बन रहे हैं अलग अलग तरीके से, उनसे बेहतर अगर ये बुक चाहिए, इस बुक ये मतलब इस बुक की ई बुक चाहिए PDF, क्योंकि मैंने ये अभी तक प्रिंट नहीं करवाया, किसी को भी पब्लिकेशन को छाप के नहीं दी। तो अगर आप में से कोई बुक पब्लिश करना चाहिए, है ना, तो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है कि आपकी बुक को मैं वो करना चाहता हूँ पब्लिश। और अगर आप चाहते हैं कि ये ई बुक आप लेके पढ़ सकें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, या फिर मैंने कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके आप ये ई बुक ले सकते हैं।